हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कंपास। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल। तो लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर पहले वो दोनों वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग ये जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो प्रॉब्लम था ना, उसका सॉल्यूशन इसमें हमें पढ़ने वाले। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छे से कि वो प्रॉब्लम है क्या। दिन में अगर आप उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है। और एक और बात कि स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल किस चैनल में यूज किया जाता है? नॉइजी चैनल में। और हमने नॉइजलेस चैनल का जो भी दो प्रोटोकॉल था वो दोनों को हमने कवर कर लिया। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको केवल एक बार क्विक रिकैप बताता हूँ कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में डिसएडवांटेज बोलिए या उसका प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि अगर डेटा लॉस हो जाता था तो सेंडर और रिसीवर साइड दोनों इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते थे। और अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता तब भी सेंडर और रिसीवर दोनों वेट करते थे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर डिले डेटा और एक्नॉलेजमेंट मिलता था तो सेंडर ये नहीं समझ पाता था कि ये जो एक्नॉलेजमेंट मिला वो किस पैकेट का मिला है। ये तीनों हमें प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम कैसे क्यों था इसके लिए आप जाकर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का वीडियो एक बार देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। मैं अभी बात करने वाला हूँ स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल क्या है और कैसे वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में क्या करेंगे कि दो स्टेप सेम है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, एक तीसरा स्टेप इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगा और कैसे एडवांटेज है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सेंडर क्या करेगा, पहले सेंडर एक डेटा पैकेट को सेंड करेगा। नेक्स्ट डेटा पैकेट सेंड करने से पहले सेंडर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। और एक्नॉलेजमेंट हमें कहां से मिलेगा? रिसीवर साइड में। जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा जो पैकेट उसने सेंड किया उसका, तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा। लेकिन नेक्स्ट पैकेट एक और कंडीशन है कि वो कब सेंड करेगा। लेट सपोज कि उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। ठीक है। उसने एक फिक्स टाइम फिक्स रखते हैं हम लोग स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में कि जैसे सेंडर डेटा सेंड करता है तो उसके साथ साथ एक टाइमर स्टार्ट कर देते हैं कि इतने टाइम के अंदर, लेट सपोज 5 सेकेंड या 6 सेकेंड या 10 सेकेंड, जितना भी टाइम हो उतने सेकेंड के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए। अगर उतने टाइम के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, सेंडर फिर से वो डेटा पैकेट फिर से सेंड करेगा। वो ये समझेगा कि इतने टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला ना, तो जो डेटा पैकेट सेंड किया था वो लॉस हो गया या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम आया, उसको क्या करना होगा, फिर से वो डेटा पैकेट सेंड करना होगा। अगर उतने टाइम के पहले अगर एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड। वो जैसे उसको उतने टाइम के पहले अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो क्या करेगा, नेक्स्ट डेटा पैकेट सेंड कर देगा। अगर उतने टाइम के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तब वो क्या करेगा कि वो जो पैकेट पहले सेंड किया था उसी को फिर से सेंड करेगा। ठीक है। ये चीज जो एक्नॉलेजमेंट, ये जो टाइमर वाली बात है, वो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में नहीं था जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में। ठीक है, समझ में आ गया। सेंडर साइड में क्या करना है, डेटा को सेंड करना है। डेटा को सेंड करते ही हमें एक टाइमर स्टार्ट कर देना है। टाइमर, लेट सपोज एक अलार्म आप पिंग मतलब उधर से टाइमर स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अगर वो टाइमर बजे, टाइमर अप हो, टाइम खत्म हो, उसके अंदर अंदर अगर हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उस डेटा पैकेट का जो हमने अभी सेंड किया था, तब तो हम नेक्स्ट डेटा पैकेट सेंड कर देंगे। अगर उतने टाइम के अंदर अगर हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने डेटा पैकेट सेंड किया था ना उसको फिर से सेंड करेंगे। और फिर से जैसे डेटा पैकेट सेंड किया फिर से टाइमर को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर शुरू से कर देंगे। ठीक है। और फिर से उतने टाइम के लिए वेट करेंगे, देखेंगे कि उतने टाइम के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है या नहीं। अगर उसके पहले मिलेगा तो ठीक है, नेक्स्ट पैकेट सेंड करेंगे। अगर फिर से नहीं मिलता है उतना टाइम के अंदर अंदर तो फिर से वो डेटा पैकेट फिर से सेंड करेंगे, जब तक कि हमें एक्नॉलेजमेंट उसका ना मिल जाए जितना टाइम हमने सेट कर रखा है उसके अंदर अंदर। ठीक है। रिसीवर साइड में क्या करेंगे, रिसीवर साइड में रिसीवर सिंपल है, वही जो पहले करते थे, डेटा को रिसीव करेंगे और डेटा पैकेट को कंज्यूम करेंगे। और जैसे डेटा पैकेट कंज्यूम हो जाएगा हम क्या करेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे सेंडर साइड को। ठीक है। रिसीवर साइड का कोई चेंजेस नहीं है, केवल सेंडर साइड में हमें एक टाइमर लगाया है। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक पहला बात हम लोग ये करेंगे कि जितना डेटा पैकेट होगा ना सबको हम लोग एक नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के लिए हमें उस सीक्वेंस नंबर को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारे पास कितना होगा, 1 बिट का मेमोरी हमारे पास इसमें मिलता है स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में। अब 1 बिट का अगर मेमोरी है तो 1 बिट में आप एक ही बिट डेटा स्टोर कर पाओगे, और एक बिट डेटा क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। यही दो नंबर आपको एक बिट में स्टोर हो पाएगा। अब बाइनरी है तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर बाइनरी नंबर एक यूज करेंगे क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा नंबर 0 और 1 के फॉर्म में यूज स्टोर होता है। ठीक है।
अगर आप 2 स्टोर करना चाहते हो तो 2 आपका 2 बिट का हो जाता है, ठीक है। तो 1 बिट का या आइदर 0 या 1 होगा। तो आप हर एक डेटा फ्रेम का नंबरिंग आप क्या करोगे, 0 1 0 1, जितने आपके डेटा फ्रेम होंगे सबके नंबरिंग 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा। अब ये हो गया, ए हो गया आपका सेंडर, बी हो गया रिसीवर। सेंडर क्या करेगा, फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर उसका पॉइंटर रहेगा, ये फ्रेम गया, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम पहुंचा रिसीवर साइड में, रिसीवर ने प्रोसेस किया और एक्नॉलेजमेंट भेजा। जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तो एक्नॉलेजमेंट के साथ जो नंबर भेजेगा वो नंबर होगा नेक्स्ट फ्रेम का, जो एक्सपेक्टेड फ्रेम होगा ना, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, उसका वो नंबर भेजेगा। जो फ्रेम प्रोसेस किया वो नंबर नहीं भेजता है, जो फ्रेम उसको चाहिए नेक्स्ट जिसको जो फ्रेम चाहिए उसका नंबर भेजता है। तो 0 फ्रेम को तो उसने प्रोसेस कर लिया, और 0 और 1 दो ही फ्रेम के नंबर होंगे, तो 0 को तो प्रोसेस के लिए, तो नेक्स्ट फ्रेम कौन सा उसको चाहिए, 1, 1 का एक्नॉलेजमेंट भेजा, 1 का एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया। लेट सपोज ये ए का टाइमर इतना था, ठीक है, एक टाइमर इतना टाइमर था। अब इस टाइमर के खत्म होने से पहले उसको क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो समझ गया कि ठीक है, वो डेटा फ्रेम अच्छे से पहुंच गया। अब वो क्या करेगा, किसका एक्नॉलेजमेंट मिला है, एक नंबर फ्रेम का, तो एक नंबर फ्रेम को भेजेगा, और यहाँ से ये वाला पॉइंटर हट जाएगा, पॉइंटर यहाँ से हटकर एक पे चला जाएगा। और एक पर गया तो फ्रेम नंबर 1 गया, फ्रेम नंबर 1 गया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और वो प्रोसेस करने के बाद अब कौन सा एक्नॉलेजमेंट के साथ कौन सा सीक्वेंस नंबर जाएगा, सीक्वेंस नंबर 0 जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 तो प्रोसेस हो ही गया, अब बचा कौन सा, 0, 0 और 1, 0 और 1 ऐसे ही चलता रहेगा। अब 0 का भी एक्नॉलेजमेंट आपको टाइमर के इस यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हुआ, और यहाँ से फिर से टाइमर रीसेट हमने कर दिया, टाइमर फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जैसे डेटा पैकेट भेजते हैं फिर से टाइमर को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा पैकेट जैसे भेजा, टाइमर रीसेट हो गया, और टाइमर बजने से पहले आपको क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। और आप समझे कि ये वाला डेटा पैकेट जो अभी हमने भेजा था ना, फ्रेम नंबर 1, वो हमारा सक्सेसफुल प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट फ्रेम जो हमारे एक्नॉलेजमेंट के साथ जो नंबर आ रहा है उसको भेजना है, एक्नॉलेजमेंट के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, 0। अब आप क्या करोगे, फ्रेम नंबर 0 भेजे, और फिर से यहाँ पर टाइमर रीसेट कर मतलब टाइमर फिर से स्टार्ट कर दिया, और हमारा पॉइंटर जो ये पॉइंटर जो 0 1 पे था, अब वो पॉइंटर चला जाएगा 0 पे। फ्रेम नंबर 0 हमने भेजा, लेकिन फ्रेम नंबर 0 क्या हुआ, नेटवर्क में लॉस हो गया। अब नेटवर्क में लॉस हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि सेंडर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। क्यों, एक्नॉलेजमेंट का क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास है एक टाइमर, ठीक है, उसने टाइमर अप कर दिया है। जैसे वो टाइमर रीच करेगा, जैसे उसका घंटी बजेगा कि हाँ इतना टाइम अप हो गया, इतना टाइम में एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब क्या करो, फिर से वो डेटा फ्रेम पास कर दो। अभी उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कौन भेजेगा, रिसीवर, रिसीवर के पास डेटा पहुंचा ही नहीं, डेटा तो पहले ही लॉस हो चुका है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नहीं। यहां से लेकर इस टाइम तक वो वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट का नहीं मिला, यहाँ पर वो उसका घंटी बजेगा कि हाँ टाइम अप। आप क्या करो, ये जो फ्रेम अभी जो भेजा था ना उसको फिर से भेजो। तो फ्रेम कौन सा भेजा था, 0, वो चेक करेगा पॉइंटर पे कौन सा फ्रेम नंबर पॉइंट हो रहा है भाई, तो 0, तो 0 फ्रेम को क्या करो, भेज दो। तो 0 फ्रेम नंबर को उसने भेज दिया, 0 फ्रेम को भेजा, और फिर वो 0 फ्रेम प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद फिर से 0 फ्रेम प्रोसेस हुआ था, तो 1 आएगा एक्नॉलेजमेंट के साथ, 1 इसके साथ यहाँ पे उसने प्रोसेस किया, यहाँ पर फिर उसने जैसे भेजा था यहाँ पर फिर से उसने टाइमर को रीसेट कर दिया था। टाइमर हर बार रीसेट होगा, जब भी वो डेटा भेजेगा ना उसके साथ ही टाइमर रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो टाइमर रीसेट आप एकदम ध्यान रखो कि हर एक फ्रेम के साथ ही टाइमर चलता है, ठीक है। तो ये जो फ्रेम लॉस का जो प्रॉब्लम था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, वो हमने सॉल्व कर लिया। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम हमारा सेंडर वेट नहीं कर रहा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जितना हमारा टाइमर है उतना ही वेट करेगा, उसके बाद से फिर वो डेटा पैकेट सेंड कर देगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फिर से वो उसने डेटा पैकेट सेंड किया, टाइमर स्टार्ट हो गया, डेटा पैकेट तो पहुंच गया रिसीवर साइड में, रिसीवर ने उसको प्रोसेस भी कर लिया, प्रोसेस करके एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गया नेटवर्क में। अभी क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट इसको मिलेगा नहीं, तो वेट करता रहेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक उसका टाइमर चलेगा। टाइमर यहाँ पर अप हुआ, यहाँ पर उसकी घंटी बजी, घंटी बजते ही उसने समझ गया कि ये जो अभी डेटा फ्रेम भेजा था ना अभी फ्रेम नंबर 1, वो प्रोसेस नहीं हुआ या कहीं लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, वो ये समझेगा। ऑल दो प्रोसेस हो चुका है रिसीवर साइड में, लेकिन वो तो समझेगा कि प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। उसने क्या करना है, वो फिर से वो फ्रेम भेज देगा फिर से, और फ्रेम भेजते ही फिर से यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर लिया। अब ये फ्रेम आएगा यहाँ पर रिसीवर साइड में, रिसीवर को प्रोसेस कर कंपेयर करेगा, अरे ये तो डुप्लीकेट फ्रेम है, ठीक है, डिस्कार्ड करेगा, उसको कंज्यूम नहीं करेगा, डिस्कार्ड करेगा, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट फिर से वो भेज देगा। अभी एक्नॉलेजमेंट इसको मिल गया, अब ये समझेगा कि हाँ अब की बार वो फ्रेम प्रोसेस हो चुका है। ऑल्दो वो फ्रेम पहले ही प्रोसेस हो चुका है, लेकिन उस अब वो समझेगा कि फ्रेम प्रोसेस हो चुका है। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम कौन सा फ्रेम नंबर भेजेगा, 0, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में कौन सा फ्रेम आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अभी ये 0 फ्रेम भेजेगा, फिर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट लॉस होने वाला प्रॉब्लम था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इस केस में भी हमारा सेंडर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वेट नहीं किया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम वेट किया, जितना
हमारा टाइमर चलेगा। ठीक है, तो दोनों जो प्रॉब्लम था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का वो हमने सॉल्व कर लिया। और एक जो डिले एक्नॉलेजमेंट का जो प्रॉब्लम था कि एक्नॉलेजमेंट डिले आता था तो हम समझ नहीं पाते थे कि कौन से डेटा पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट है, वो हमने सॉल्व कर लिया। ये जो एक्नॉलेजमेंट के साथ जो नंबर हम लोग चिपका कर आ रहा है सीक्वेंस नंबर, उससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर ये एक्नॉलेजमेंट 1 आ रहा है इट मींस जीरो वाला प्रोसेस हो चुका है, अगर एक्नॉलेजमेंट 0 आ रहा है इट मींस 1 वाला प्रोसेस हो चुका है। तो हम लोग सीक्वेंस नंबर के हेल्प से डिले एक्नॉलेजमेंट वाला भी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। केवल हमने एक टाइमर लगा दिया सेंडर साइड में और हमारा तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वही इसी चीज के बारे में कुछ कुछ मैंने और इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी है। पहला बात तो एआरक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। रिपीट रिक्वेस्ट में अगर टाइमर जैसे खत्म होता है अप होता है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट जो जो नेक्स्ट फ्रेम जो भेजना है उसकी रिपीट हो जाती है, वो रिक्वेस्ट फिर से रिपीट हो जाती है कि ये फ्रेम नंबर आप फिर से भेजो। ये नॉइजी चैनल के लिए यूज किया जाता है। ये आप क्या कर सकते हो, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल प्लस इसमें एक टाइमर है प्लस एक सीक्वेंस नंबर है। इस इक्वेशन से भी आप क्या लिख सकते हो, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर में कौन सा आएगा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर आता है एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, और सीक्वेंस नंबर कौन कौन से होंगे, 0 और 1 ही होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही बिट की हमारी मेमोरी होती है। अभी स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये स्पेशल केस है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का, जहां पे विंडो साइज एक ही है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार में एक ही डेटा पैकेट को सेंड करते हैं। तो ये स्पेशल केस है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसमें एक बार में जितना विंडो साइज होता है ना उतने नंबर ऑफ पैकेट्स हम लोग एक बार में सेंड करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार में कितने पैकेट सेंड कर रहे हैं, एक ही पैकेट सेंड कर रहे हैं ना। तो ये स्टॉप एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक स्पेशल केस है जहाँ पे विंडो साइज कितना है, 1 है। अभी स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में हम लोग कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता था कि सेंडर ने कुछ डेटा सेंड किया, रिसीवर साइड में डेटा को प्रोसेस करते थे और प्रोसेस करने के साथ उसका पता करते थे कि कुछ उसमें एरर आया है या नहीं। अब देखिए वो एरर डेटा में है या नहीं वो कैसे हम पता करेंगे, जैसे ही डेटा रिसीवर साइड में गया यहाँ पर हम लोग एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करेंगे। वो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, पैरिटी बिट चेक हो सकता है, चेकसम हो सकता है, सीआरसी हो सकता है, जो कुछ भी हो वो मैकेनिज्म मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी एरर मैकेनिज्म है उसकी हेल्प से हम लोगों ने पता किया कि हमारा डेटा में कुछ एरर है। जैसे एरर पता चलेगा ना तो रिसीवर एक स्पेशल टाइप का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एनएके का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और जैसे एनएके का एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा ना, वो सेंडर समझ जाएगा कि इसके पहले जो हमने डेटा पैकेट भेजा था ना उसमें कुछ एरर है। और वो क्या करेगा, वो उस डेटा पैकेट को जो अभी इसके पहले भेजा था उसको फिर से रीसेंड करेगा और वो डेटा पैकेट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। लेट सपोज इस बार भी इसमें कुछ एरर आता है तो रिसीवर क्या करेगा, फिर से एनएके का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और एनएके का एक्नॉलेजमेंट भेजने के साथ साथ सेंडर समझेगा कि ये जो डेटा पैकेट अभी हमने भेजा इसमें कुछ एरर आ गया, वो फिर से सेंड करेगा। ये तब तक होगा जब तक रिसीवर अच्छे से एक्नॉलेजमेंट ना भेज दे नेक्स्ट फ्रेम का। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ 0 और 1 चिपका कर भेज रहे थे ना, वैसा अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजता है तो समझा जाएगा कि वो डेटा फ्रेम एरर विदाउट एरर सॉल्व हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल में हम लोगों ने एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अभी देखिए इसका एक डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल का कि इसको सेंडर को हमेशा वेट करना पड़ता है। किस चीज के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। हर एक डेटा पैकेट सेंड करने के बाद, हर एक डेटा पैकेट सेंड किया और उसको वेट करना है एक्नॉलेजमेंट के लिए। ऑल्दो अगर उसके पास नेक्स्ट डेटा पैकेट रेडी है सेंड करने के लिए, फिर भी वो वेट करता है कि जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो सेंड नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक तो प्रॉब्लम है कि हर एक बार में उसको क्या करना, वेट करना है एक्नॉलेजमेंट का। अगर उसके पास नेक्स्ट डेटा पैकेट रेडी है फिर भी वेट करना। अभी देखिए एक प्रॉब्लम एक और है कि लेट सपोज कि हमारा जो प्रोपोगेशन टाइम है ना, प्रोपोगेशन टाइम होता है कि सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम। वो बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही लंबा प्रोपोगेशन टाइम चल रहा है। प्रोपोगेशन टाइम लंबा इसलिए चल रहा है क्यों, क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा कंजेशन है, नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा है, उसकी वजह से हमारा एक्नॉलेजमेंट धीरे आ रहा है। और आपका जो बैंडविड्थ है, जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ ज्यादा मतलब
इट मीन्स ये हुआ कि आप एक बार में लार्ज नंबर ऑफ डेटा पैकेट सेंड कर सकते हो। आप एक बार में 5-6 पैकेट सेंड कर सकते हो, लेकिन आप सेंड कितना कर रहे हो, एक ही डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो और वेट कर रहे हो किसका, एक्नॉलेजमेंट का। और आपका एक्नॉलेजमेंट क्या हो रहा है, लेट आ रहा है। क्यों लेट आ रहा है, क्योंकि आपके नेटवर्क में क्या है, कंजेशन ज्यादा है। अब नेटवर्क में कंजेशन ज्यादा और एक्नॉलेजमेंट लेट आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट लेट आ रहा है, तो आप हर एक डेटा पैकेट के लिए वेट कर रहे हो, तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है। और उसमें होगा क्या कि हर एक बार आप क्या करोगे, जितना टाइमर है उतना टाइमर तो आप वेट करोगे, वेट करने के बाद फिर से वो डेटा पैकेट सेंड करोगे। ठीक है। ऑल्दो आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा है, लेकिन आप उस फुल बैंडविड्थ का यूज नहीं कर पाओगे। इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें होगा क्या कि हम लोग सीक्वेंस नंबर, लार्ज सीक्वेंस नंबर यूज करें। जो हम लोगों ने सीक्वेंस नंबर यूज कर रखा है ना, 0 और 1, केवल 2 ही सीक्वेंस नंबर है। इस सीक्वेंस नंबर को हम लोग बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है। इसमें होगा क्या कि हम लोग एक बार में ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट भेज पाएंगे। एक बार में हम लोगों ने क्या किया, 6 पैकेट, 7 पैकेट, 8 पैकेट, ऐसे पैकेट एक बार में भेज दिया विदाउट एक्नॉलेजमेंट का। मतलब ये ऐसा होगा कि 8 पैकेट भेजने के बाद ही हम लोग एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। ठीक है। तो हमारा जितना बैंडविड्थ होगा उसके अनुसार हम लोग अपना पैकेट पहले भेज देंगे, उसके बाद वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। तो जितने टाइम हम लोग एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते थे, उतने टाइम में हम लोग ने 7-8 पैकेट भेज दिया एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया। यही प्रॉब्लम है। और एक और है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वर्क फाइन फॉर वेयर प्रोपोगेशन डिले इज वेरी लेस। अगर प्रोपोगेशन डिले कम है, मतलब हमारे एक्नॉलेजमेंट आसानी से आ जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तब तो हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल अच्छा काम करेगा, जैसे कि लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। लेकिन जब हम वैन यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क अगर यूज करेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूज कर रहे हैं, या अर्थ से सैटेलाइट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वहां पे तो स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर एक्नॉलेजमेंट मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और हम लोग पैकेट भी कैसे भेज रहे हैं, एक एक पैकेट भेज रहे हैं, एक पैकेट भेज रहे हैं और पूरा जो टाइम आउट है उसका वेट कर रहा है, फिर एक पैकेट भेज रहे हैं, फिर उस टाइम आउट का वेट कर रहे हैं, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे किसमें, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है। हर एक पैकेट भेजने के साथ साथ आपको एक्नॉलेजमेंट का वेट भी करना पड़ता है, और आपका अगर कंजेशन ज्यादा है तो एक्नॉलेजमेंट लेट आएगा, तो आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और कितना वेट करना पड़ेगा, फिर वो टाइमर के अनुसार वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और होगा क्या कि लेट्स सपोज कि आपका टाइमर टाइमर अगर ज्यादा है और आप एक्नॉलेजमेंट वेट करते हो एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, और जितना टाइमिंग है उससे बाद में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, बाद में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और उसके पहले आप क्या करोगे, उसके पहले आप समझ जाओगे कि वो डेटा पैकेट ही लॉस हो चुका, और पैकेट फिर से आप भेज दोगे और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है लेट से। तो ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा और आपका डेटा कभी रिसीव ही, ऑल्दो रिसीवर साइड में रिसीव हो जा रहा है, लेकिन आप समझोगे कि डेटा रिसीव नहीं हो रहा, और आप एक ही पैकेट को बार बार सेंड करते रहोगे। जैसे मैं बताता हूँ कि ये सेंडर है, ठीक है, इसने सेंड किया और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक इतने टाइम में उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। ये रिसीवर है, डेटा यहाँ पर रिसीव हुआ, अब वो रिसीव तो हो गया और एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट लेकिन आ रहा है इतने टाइम पे, इतना टाइम पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, लेकिन आप इतने टाइम के बाद आप समझोगे कि हमने ये जो डेटा पैकेट भेजा ना वो लॉस हो चुका, और आप क्या करोगे, फिर से वो डेटा पैकेट भेज दोगे, फिर से आपने डेटा पैकेट भेज दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने टाइम पे आपका आ जाए एक्नॉलेजमेट, लेकिन वो पहले एक्नॉलेजमेंट तो आया, लेकिन आपने उसके पहले डेटा पैकेट भेज दिया, और आप इस एक्नॉलेजमेंट को कंसीडर ही नहीं करोगे। आप अब इस पैकेट जो भेजा है, जो उसका रीट्रांसमिट किया, आप उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करोगे, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा टाइम आउट के बाद, फिर आप समझोगे कि वो एक्नॉलेजमेंट मिला ही नहीं, डेटा पैकेट लॉस होगा, और फिर आप वो पैकेट भेजोगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है, और ये होता कब है, जब आप नेटवर्क में कंजेशन ज्यादा हो। ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा ना स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तो बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस आप एक ही चैनल पे कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।